स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अभी जो है हम लोग लगातार जो है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चंस को देख रहे हैं। उसी कड़ी में जो है आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वह है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट संप्रेषण का, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन का। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग अगर बैक सेशन का क्वेश्चन देख रहे होंगे तो ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो अपने सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है उसी को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी जो तालमेल होता है, जो भाषा का आदान प्रदान होता है या सूचना का आदान प्रदान होता है या जानकारी का आदान प्रदान होता है, उसी को हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर परिभाषा के तौर पे देखा जाए तो दो या उससे अधिक व्यक्तियों के मध्य आपस में समझने योग्य जो भाषा एवं प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल्स जो होते हैं उसके द्वारा सूचनाओं, संदेशों, राय, विचार, दृष्टिकोण तथा तथ्यों का जो आदान प्रदान होता है उसी को हम लोग संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारे बीच किसी दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो भी सूचना का आदान प्रदान होता है, चाहे वो भाषा के तौर पे हो या फिर सिंबल के तौर पे है यानी चिन्हों के तौर पे हो, ठीक है, चाहे वो सूचना हो, संदेश हो, राय हो, विचार हो, दृष्टिकोण हो अथवा तथ्य हो, ठीक है, तो उसी के आदान प्रदान को हम लोग कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। तो संप्रेषण प्रक्रिया जो होती है वो प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति की ओर संदेश, विचार, सूचना आदि को जो है भेजता है, ठीक है, और ऐसे तौर पे भेजता है चाहे वो भाषा के तौर पे हो या फिर सिंबल के तौर पे है, ताकि उसको आसानी से जो है वो संदेश उसको समझ में आ जाए। तो ये होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब आगे बढ़ेंगे। अगला है संप्रेषण प्रक्रिया के आवश्यक घटक यानी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें सबसे पहला जो घटक आता है वो होता है सेंडर का यानी प्रेषक का, ठीक है। तो प्रेषक जो होता है वो किसी राय या सूचना को जो भेजने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है एनकोडिंग, ठीक है। प्रेषक जो होता है सेंडर, अगर मान लीजिए कि दो व्यक्ति के बीच में अगर वार्तालाप हो रही है तो एक व्यक्ति जो होता है वो बोलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंडर, ठीक है, यानी एनकोडिंग। दूसरा होता है मैसेज, वो क्या बोल रहा है, ठीक है, क्या अपना राय, विचार या सूचना दे रहा है या तथ्य दे रहा है तो उसको बोलते हैं मैसेज, ठीक है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। तीसरा होता है माध्यम, और वो किस माध्यम से बोल रहा है, वो फ़ोन पे अगर बात कर रहा है तो फ़ोन जो हो गया वो एक माध्यम हो गया, ठीक है, यानी एक चैनल हो गया, ठीक है। और अगर वो लिख के बात कर रहा है तो वो पेपर जो हो गया वो भी एक माध्यम हो गया। अगर चेहरे के हाव भाव से यानी फेशियल एक्सप्रेशन से अगर दिखा रहा है या बॉडी पोस्चर से दिखा रहा है, रेडियो, टेलीविज़न या टेलीफोन वगैरह से दिखा रहा है तो वो भी जो है वो एक माध्यम हो गया। उसके बाद जो उस मैसेज को प्राप्त करता है उसको बोलते हैं हम रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, जिसको हम लोग रिसीवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है डिकोडर, ठीक है। इनकोडर जो होता है वो होता है जो मैसेज सेंड करता है यानी सेंडर, और जो डिकोडर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जो मैसेज समझता है या जिसके पास मैसेज जाता है। साथ ही जो डिकोडर व प्रोसेस होता है जिसको संकेतों से हम लोग अर्थ समझाते हैं उसको अवकुटन या डिकोडिंग के भी नाम से जानते हैं। साथ ही जो उसका उत्तर जो रिसीवर फिर रिटर्न करता है उसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक, ठीक है। संप्रेषण के सफलता हेतु जो प्रत्युत्तर दिया जाता है यानी फीडबैक दिया जाता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो टोटल 5 चरणों में संपन्न होता है। एक जो भेजता है जिसे हम लोग सेंडर बोलते हैं, इसका एक और नाम है एनकोडिंग। दूसरा संदेश क्या है यानी क्या चीज़ हम लोग भेज रहे हैं। तीसरा किस माध्यम से हम लोग भेज रहे हैं। चौथा जो प्राप्त करता है जिसको हम लोग डिकोडर भी बोलते हैं, रिसीवर भी बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग डिकोडिंग बोलते हैं, हिंदी में अवकुटन बोलते हैं। उसके बाद जब हम लोग को रिसीवर आ जाता है, रिसीव हो जाता है कोई चीज़, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या उसका फीडबैक देते हैं। तो ये टोटल जो है 5 चरणों में संपन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है संप्रेषण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका सिद्धांत जो है यानी प्रिंसिपल जो होता है मेनली वो होता है प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता को आसानी से समझ में आने योग्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी ऐसी भाषा होनी चाहिए जो अगले पर्सन को आसानी के साथ समझ में आ जाए। यानी सेंडर अगर रिसीवर को भेज रहा है तो रिसीवर को आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का जो है प्रयोग करना चाहिए। साथ ही संप्रेषण के दौरान अनावश्यक तकनीकी
शब्दों तथा संक्षिप्त रूप से उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी टेक्निकल और एब्रीविएशन टाइप के जो वर्ड होते हैं उसका उपयोग न के बराबर करना चाहिए। ठीक है, ऐसे शब्द जो होते हैं वो कठिन होते हैं और हो सकता है कि आगे जो रिसीवर होता है उसको समझ में ना आए। सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करना चाहिए संप्रेषण के दौरान। साथ ही प्रभावी संप्रेषण के लिए शांत एवं आरामदायक वातावरण होना चाहिए। साथ ही कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए जो रिसीवर होता है उसका फीडबैक आवश्यक रूप से देना चाहिए, यानी फीडबैक के तौर पे अपना जो भी राय है उसको जरूर देना चाहिए। साथ ही प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता को समय एवं संबद्धता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, यानी कब भेजा जा रहा है, कब भेजना चाहिए और कितने समय में भेजना चाहिए या फिर कितने समय में उधर से फीडबैक आना चाहिए, इसका भी जो है खास ध्यान रखना चाहिए। साथ ही प्राप्तकर्ता के लिए रुचिकर इंटरेस्ट होना चाहिए उस संदेश में, इसका भी जो ध्यान है उसको प्रेषक यानी सेंडर द्वारा खास ध्यान रखना चाहिए। साथ ही भेजी जाने वाली सूचनाएं विश्वसनीय और नवीनतम होनी चाहिए और संप्रेषण के दौरान उपयुक्त माध्यम का जो है उपयोग करना चाहिए। साथ ही संप्रेषण की प्रक्रिया का अनावश्यक ही लंबा खींचने से बचना चाहिए। प्रेषक को प्राप्तकर्ता की शारीरिक और मानसिक स्थिति का जो ध्यान रख के भेजना चाहिए। साथ ही प्राप्तकर्ता को भेजे जाने वाले संदेश को पर्याप्त जानकारी प्रेषक को होनी चाहिए और प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता दोनों को एक दूसरे के धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विश्वासों का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। साथ ही प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता को एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव जो है प्रदर्शित करने चाहिए। तो ये हो गया, जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए उसका बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी क्या महत्व होता है संप्रेषण का, उसको अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने प्रोसीड्यूर को समझा, अब हम लोग देखेंगे इसके महत्व यानी इंपॉर्टेंस को। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है संप्रेषण के दौरान मरीज को स्वास्थ्य संबंधित समस्या एवं आवश्यकताओं का पता किया जाता है। साथ ही संप्रेषण आपसी तनाव एवं मनमुटाव को दूर कर स्वस्थ माहौल तैयार करता है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के मध्य होने वाले विचारों का आदान प्रदान उनके ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाने में जो है सहायक होता है। साथ ही अच्छा संप्रेषण मरीज को प्रदान की जाने वाली देखभाल में दोहराव की संभावना को भी कम करती है। साथ ही अच्छा संप्रेषण मरीज के लिए नहीं बल्कि नर्स के व्यक्तित्व एवं व्यवहार को भी आकर्षक एवं अनुकरणीय बनाता है। साथ ही संप्रेषण सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्टिंग में जो है सहायता प्रदान करता है। साथ ही संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन नर्स की ज्ञान एवं स्किल में जो है वृद्धि करता है। तो ये हो गया जो इम्पोर्टेंस होता है कम्युनिकेशन का, उसका बात। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला है रिकॉर्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्सिंग क्षेत्र में या फिर मेडिकल लाइन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड। ठीक है, ये एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें हम लोग उन सारी चीज़ों को लिखित वर्णित किए रहते हैं जो रोगी के दाखिले से लेकर निकासी तक जो है उपयोग में लाए जाते हैं। ये एक कानूनी दस्तावेज भी होता है, अगर ज़रूरत पड़ता है तो उसको जो है न्यायालय में भी पेश किया जाता है। ठीक है, जब ज़रूरत होता है तब, अगर किसी कारणवश कोई केस वगैरह हो गया तो उस कंडीशन में यही जो होता है रिकॉर्ड, वो केस के तौर पे या जो दस्तावेज होते हैं उसको हम लोग जो जांच में और इसको लाते हैं, जो कि सारे नोट्स होते हैं जिसमें मरीज का चिकित्सीय परीक्षण, दैनिक नोट, व्यक्तिगत एवं चिकित्सीय इतिवृत्ति यानी हिस्ट्री, उपचार सलाह आदि जो है इसमें रिकॉर्ड करके रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है उद्देश्य एवं महत्व यानी पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड। यानी जब हम लोग लेते हैं रिकॉर्ड तो उसमें क्या क्या उद्देश्य और महत्व छुपा होता है उसका बात करेंगे। तो पहला, रिकॉर्ड से मरीज के उपचार हेतु जो होते हैं दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। दूसरा, रिकॉर्ड से मरीज, नर्स, डॉक्टर एवं अस्पताल को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। साथ ही रिकॉर्ड निदान व उपचार की दृष्टि से जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही रिकॉर्ड मूल आंकड़े प्राप्त करने में मदद करते हैं। साथ ही रिकॉर्ड में मरीज को दिए गए उपचार एवं देखभाल का जो है विस्तृत विवरण होता है। साथ ही रिकॉर्ड से मरीज को दी गई दवाइयाँ तथा चिकित्सीय उपचार के परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही रिकॉर्ड से मरीज को दिन प्रतिदिन की सही जानकारी जो होती है वो सभी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही रिकॉर्ड से नर्सिंग एवं मेडिकल छात्रों को उनके क्लिनिकल अनुभव से में सहायता प्रदान होती है। साथ ही रिकॉर्ड को कानूनी विषय यानी लीगल मैटर में जो है एक सबूत के तौर पे पेश किया जाता है या उपयोग लाया जाता है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया। साथ ही देश की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की सारणी भी रिकॉर्ड के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंस, ठीक है, और पर्पस रिकॉर्ड का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है रिकॉर्ड लेखन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड राइटिंग। तो इसमें रिकॉर्ड लिखते समय जो है उपयोग में लाई गई सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए, इसका खास ध्यान रखना चाहिए। साथ ही रिकॉर्ड लिखने वाले व्यक्ति चाहे वो चिकित्सक हो या नर्स हो, नेचर करना चाहिए।
साथ ही रिकॉर्ड में लिखी प्रविष्टियाँ त्रुटि रहित होनी चाहिए, यानी गलती की संभावना बहुत कम होनी चाहिए या न के बराबर होनी चाहिए। साथ ही रिकॉर्ड हमेशा क्रमबद्ध और क्रमानुसार लिखा होना चाहिए। साथ ही रिकॉर्ड में दिनांक व समय भी लिखा यानी डेट और टाइम भी मेंशन होना चाहिए। साथ ही स्टैंडर्ड एब्रिविएशन का उपयोग करना चाहिए और रिकॉर्ड लिखने के लिए नीली व काली स्याही का इस्तेमाल करनी चाहिए। साथ ही रिकॉर्ड लिखते समय बीच बीच में खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए। उपयुक्त पहचान के लिए रोगी का नाम, उम्र, वार्ड, बेड नंबर, ये सब जो है रिकॉर्ड में लिखना चाहिए। साथ ही रिकॉर्ड विश्वसनीय और यथार्थ होने चाहिए, इसका खास ख्याल जो है रखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड राइटिंग, ठीक है, ये आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्ड के प्रकार को अब देखेंगे, ठीक है, यानी जो रिकॉर्ड हम लोग लिख के रखते हैं, ठीक है, उसके अब कितने प्रकार होते हैं, तो इसके मेनली 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मरीज का रिकॉर्ड, जिसमें रोगी से संबंधित सभी रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें उसके बाह्य रोग रिकॉर्ड, आंतरिक रोगी रिकॉर्ड यानी आउट पेशेंट रिकॉर्ड, इन पेशेंट रिकॉर्ड, लीगल रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन जो होता है वो इसमें शामिल होते हैं। दूसरा है नर्सिंग सर्विस रिकॉर्ड, ठीक है, जिसमें नर्स की क्षमता की जांचने हेतु तैयार किया जाता है, जो नर्सों की तरक्की में मदद करता है, जैसे नर्सेस उपस्थिति रजिस्टर, नर्सेस ड्यूटी रजिस्टर, ये सब जो होते हैं वो नर्सिस सर्विस रिकॉर्ड होते हैं। और तीसरा होता है नर्सिंग शिक्षा रिकॉर्ड, ठीक है, यानी नर्सिंग एजुकेशन रिकॉर्ड, ठीक है, जिसमें विद्यार्थी के एडमिशन से लेकर उसकी संपूर्ण जानकारी जो होती है वो इसमें होती है, ठीक है। ये रिकॉर्ड नर्सिंग स्कूल कॉलेज के द्वारा बनाए जाते हैं या मेडिकल कॉलेज द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें छात्र से संबंधित जो संपूर्ण रिपोर्ट है, यानी एडमिशन रिकॉर्ड हो गया, अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया, एवोल्यूशन रिकॉर्ड हो गया यानी मूल्यांकन, उसके बाद लीव रिकॉर्ड, उसके बाद स्टूडेंट हेल्थ रिकॉर्ड, उसके बाद है कम्युलेटिव रिकॉर्ड, उसके बाद है क्लिनिकल रिकॉर्ड जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिकॉर्ड के प्रकार। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।